Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो है आपका 29 दिसंबर का, जो आपके 2022 में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे सीटेट के, ठीक है, उनका ही पेपर मैं आज आपका सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, लास्ट 2 क्लासेस में मैं आपके 2 क्वेश्चन पेपर आपके सॉल्व करा चुकी हूँ, जो ऑनलाइन सीरीज ही मैंने आपकी कराई है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। देखिए 2 प्रकार की आपकी स्किल होती है, एक ग्रॉस होती है और जो दूसरी वो होती है आपकी फाइन मोटर स्किल। ठीक है, कौन सी होती है आपकी फाइन मोटर स्किल। ठीक है, देखिए जो फाइन होती है वो आपकी होती है जब आप किसी चीज़ की बच्चा ग्रिप पकड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, पेंसिल पकड़ना बच्चा शुरू कर देता है, तो वो आपकी होती है फाइन मोटर स्किल। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है, जैसे बच्चा सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो सब आपकी क्या हो जाती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल हो जाती हैं। अब देखिए जो आपके ऑप्शन है उसमें क्या बोल रहा है, चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। देखिए पेन पकड़ना आपकी फाइन मोटर स्किल होती है। ठीक है, बच्चा पेन पकड़ रहा है, इसका मतलब वो बहुत बारीक काम पहले कर रहा है। ठीक है, कागज़ को आधा टेढ़ा जिगजैग तरीके से काटना। देखिए जिगजैग तरीके से काटना, ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी फाइन मोटर स्किल होगी। ठीक है, धागे में माला पिरोना, ये भी आपकी क्या होती है, फाइन मोटर स्किल होती हैं। खंबे की तरह फुटबॉल को लात से ढकेलना, देखिए पैर से मारना जो आपका होता है, ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी होती हैं ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, क्या होती है, ग्रॉस मोटर स्किल। देखिए जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो एक तरीके से क्या होता है, ग्रॉस से फाइन की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चा पहले क्या करता है, बच्चा चलना धीरे धीरे घुटनों के बल चलना शुरू करता है। ठीक है, पेन क्या करता है, वो बाद में पकड़ना सीखता है। ठीक है, पहले वो क्या करता है, बच्चे के साथ खेलता है, वो फुटबॉल मारने लग जाता है। ठीक है, हाथ से मारने लग जाता है, लेकिन जो ये बारीक चीज़ें होती हैं, पेन पकड़ना, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बच्चा बाद में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे का खंबे को की तरह फुटबॉल को लात से ढकेलना, क्या हो जाएगा आपका ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम, देखिए जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चों का जो विकास होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है आपका, तो देखिए सेंटर से एक्सट्रीमिस्ट होता है या फिर पैर से सिर की तरफ होता है। देखिए हेड टू टो होता है अगर, तो भी आपका ठीक होता है, हेड टू टो होता है डेवलपमेंट, टो टू हेड नहीं होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, जटिल से सरल की ओर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केंद्र से सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट जो है आपका वो आपके अभिकथन पर एक क्वेश्चन हमेशा आ ही रहा है, आपका 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। देखिए अभिकथन ए आपका क्या है, बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। ठीक है, हाँ सही है, माता पिता के द्वारा होता है, प्राइमरी होता है समाजीकरण के लिए फैमिली जो होती है। ठीक है, तो यहाँ आपका सही है। उसके बाद आपका कहता है परिवार जो है वो बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण है। हाँ प्राथमिक कारण है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन तो हमारे दोनों सही हैं और जो आर है वो आपका ए की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे को सिखानी चाहिए। तो देखिए 3 से 6 वर्ष की आयु वाला बच्चा कौन से स्टेज में आएगा जीन पियाजे की, तो देखिए कौन कौन सी स्टेज आपकी होती है। देखिए फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी होती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, दूसरी आपकी कौन सी आ जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी आती है आपकी, प्री ऑपरेशनल। ठीक है, प्री ऑपरेशनल। ठीक है, थर्ड आपकी कौन सी आ जाती है, फिर आ जाती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, जो लास्ट है वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब देखिए जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है, वो होती है आपकी 0 to 2 ईयर्स की। ठीक है, प्री ऑपरेशनल जो आपकी होती है वो होती है आपकी 2 to 6 ईयर के बच्चे की। ठीक है, 2 to 6 ईयर्स की आपकी स्टेज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी आती है, ये आती है आपकी जो कंक्रीट ऑपरेशन होती है, ये होती है आपकी 7 to, ये आपकी हो जाती है 7 to 11 ईयर्स के बच्चे की। ठीक है, 7 to 11 ईयर्स के बच्चे की। और जो ये होती है ये आती है आपकी 12 to above। ठीक है, कौन सी होती है, 12 to above। ठीक है, अब देखिए आपसे कौन सी पूछ रहे हैं, आपसे 2 to 6 वाली आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, कि 3 to 6 ईयर्स के बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। ठीक है, तो क्या सिखाना चाहिए, उनमें क्या चीज़ आपकी आ जाती है, उनमें आती है देखिए संरक्षण जो आपका आता है, जो आपका संरक्षण आता है वो आपका आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। किस में आता है आपका, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन जो आपके तार्किक
जो आपके आते हैं लॉजिक जो बच्चा करना सीख जाता है। तो लॉजिक करना बच्चा कब सीखता है? लॉजिक करना बच्चा सीखता है आपका जो आपकी बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है, ठीक है, उसमें बच्चा क्या करता है आपका लॉजिक करना सीख जाता है, ठीक है। जो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें बच्चा लॉजिक करना सीख जाता है। लास्ट स्टेज में नहीं सीखता, जो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल होती है उसमें आपका तार्किक करना बच्चा सीख जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बचता क्या है? देखिए यहाँ पर बचता है आपका सांकेतिक प्रतिकरण, जो आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो बच्चे को सिखानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कंजर्वेशन जो है ये आपका किस में आता है? ये आपका आता है कंक्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है। जो आपका सीरिएशन होता है ये भी आपका, क्योंकि देखिए जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें आपका CCS, देखिए सीरिएशन, ठीक है, कंजर्वेशन उसके बाद सीरिएशन, ये आपके क्या आते हैं? ये आपके आते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए एक C का मतलब होता है आपका क्लासिफिकेशन, एक C का मतलब हो जाता है आपका कंजर्वेशन, जो ये रहा आपका कंजर्वेशन, और S का मतलब हो जाता है आपका सीरिएशन। क्या हो जाता है आपका? सीरिएशन, ठीक है। तो ये आपके किस में आते हैं? ये आपके तीनों के तीनों आपके कॉन्क्रीट स्टेज में आते हैं, ठीक है। जो आपका लॉजिकल एप्लीकेशन होती है ये भी आपकी कॉन्क्रीट स्टेज में आती है, ठीक है। यहाँ आपका क्या बचता है? यहाँ आपका बचता है 3 to 6 में आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करानी चाहिए बच्चे को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज कैन मोस्ट चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज थिंग्स और ऑब्जेक्ट इनटू कैटेगरीज। देखिए कैटेगरीज में बच्चे कब आपका चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं, तो देखिए सीरिएशन में बच्चा कब लगाना शुरू करता है? तो वो आपका शुरू करता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है, तो आपकी कौन सी स्टेज वो हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, मूर्त सक्रियात्मक आपकी अवस्था, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। तो देखिए जीन पियाजे के द्वारा किस चीज़ का कौन सा मेंटल कंसेप्ट आपका यूज़ किया गया? तो वो है आपका स्कीमा। क्या कौन सा है आपका? स्कीमा, ठीक है। स्कीमा जो है वो आपका किसने यूज़ किया? वो आपका यूज़ किया है जीन पियाजे ने, ठीक है। अब देखिए जो पाण है आपका ढांचा, ठीक है, और जो आपका समीपवर्ती जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल है ये आपके किसने? ये आपके दिए लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। किसने दिए? ये आपके लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, ओके। और जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये बच्चे के अंदर आ जाती है जीन पियाजे की फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। किस में आती है? जीन पियाजे की फर्स्ट स्टेज में। अब देखिए चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? तो देखिए किस स्तर पर है आपकी रजनी? तो रजनी आपके कौन से स्तर पर आ जाती है? देखिए टिट फॉर टैट की कंडीशन जो है वो बच्चे की कब आती है? तो टिट फॉर टैट की कंडीशन बच्चे की आ जाती है आपकी किस में आती है? प्री कन्वेंशनल में, ठीक है। प्री कन्वेंशनल में जो आपकी फर्स्ट वाली स्टेज होती है उसमें जो आपका फर्स्ट वाली स्टेज होती है उसमें सेकंड लेवल जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? टिट फॉर टैट वाला हो जाता है, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपकी आती है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपकी, कन्वेंशनल स्टेज में आपकी आती है, पूर्व परंपरागत अवस्था में आपकी जो आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं? तो देखिए किस तरीके से, उन्हें भय पैदा करके, देखिए तो नेगेटिव वर्ड हो गया ये आपका कट जाएगा, ठीक है। कुछ विकर्षण जोड़कर ये भी आपका गलत है, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बच्चे को, डिस्करेज करके ये भी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड्स को आप क्या करोगे? पहले रिमूव कर दोगे। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन बचता है? तो वो बचता है आपका उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, ठीक है। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? मैच करना है थ्योरी को। देखिए लेव वाइगोत्स्की ने कल्चर टूल दिए हैं सांस्कृतिक, देखिए ये आपका राइट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की आपके क्या देते हैं? इसकी लेव वाइगोत्स्की आपके क्या देते हैं? स्कैफोल्डिंग, ZPD, ठीक है। ये सब आपका किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। कल्चरल टूल आपके क्या हो गए? ये भी लेव वाइगोत्स्की इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन ये भी आपका लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, इंटरेक्शन। उसके बाद जो आपका आता है हॉवर्ड गार्डन ने जी फैक्टर आपका दिया है, जी फैक्टर हॉवर्ड गार्डन ने आपका नहीं दिया है, ठीक है। जीन पियाजे स्कैफोल्डिंग ये भी आपका गलत हो जाएगा। लॉरेंस कोलबर्ग इमोशनल मैच्योरिटी तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा किसे सम्मानित करती है? देखिए जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है वो आपका किसको प्रमोट करता है? तो देखिए किसको प्रमोट करता है। अब देखिए आप इसमें ऑप्शंस देखना सबसे पहले। ठीक है, देखिए डिस्कनेक्ट करना, अलगाव पैदा करना, ये आपका क्या नेगेटिव वर्ड होता है, इसको काट दो। ठीक है, कंठस्थ करना, मेमोराइज, रोड मेमोराइजेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव बच्चों के अंदर नहीं पैदा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बचता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। देखिए जो मधुलिका है वो योग में और नृत्य में क्या है आपका, निपुण है। तो हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? देखिए उन्होंने पूछ रखा है कि नृत्य में और कला में जो है वो निपुण है, तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि आपकी है? तो उसमें आ जाती है आपकी बॉडीली काइनेस्थेटिक। कौन से होते हैं? बॉडीली काइनेस्थेटिक आपके हो जाते हैं। ठीक है, बॉडीली काइनेस्थेटिक आपके हो जाते हैं। तो शारीरिक गति संवेदी अवस्था में है। ठीक है, किस प्रकार की बुद्धि है उसमें? शारीरिक गति संवेदी। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम और प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से किस चीज़ की प्रस्तुति है? तो ये है आपकी जेंडर बायस, किसकी? आपकी जेंडर पक्षपात की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं इन लर्निंग पेस आर रिजल्ट ऑफ। देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके होते हैं वो किस चीज़ का आपका रिजल्ट होता है? तो वो किसका होता है? ना तो केवल हेरिडिटी का होता है, ना केवल एनवायरनमेंट का होता है, दोनों का ही होता है, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो देखिए आकलन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो देखिए आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। क्या होते हैं आपके? स्टैंडर्डाइज टेस्ट द्वारा सिर्फ। ठीक है, केवल बोला ओनली, तो देखिए यहाँ आपका गलत हो जाएगा। जहाँ पर भी ओनली वर्ड होता है आपका वो आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्राइटेरिया रिफरेंट मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 4। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों का स्वयं आकलन को शामिल करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? देखिए जो आपका विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को किसका चयन करना चाहिए? तो देखिए किस चीज़ का चयन शिक्षक कर सकता है आपके? तो वो आपका करेंगे, देखो बे खुले अंत वाले प्रश्न जिनके अपसारी चिंतन शामिल हो, या फिर बे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में हो, एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, या फिर वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल हो। तो देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, देखिए हाँ या ना में क्या हो सकता है? आपको समालोचनात्मक चिंतन आपका नहीं हो सकता, केवल एक शब्द में जवाब देने वाले आपके नहीं हो सकते। ठीक है, केवल घोषणा वाले आपके नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? खुले अंत वाले प्रश्न जो अपसारी, जिनमें अपसारी चिंतन जो होता है वो आपका शामिल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्ड। देखिए जो आपकी समावेशी शिक्षा है उसकी उस समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता आपकी होती है? तो देखिए समावेशी शिक्षा में आपकी किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो समावेशी कक्षा में आपकी होती है, देखिए स्टैंडर्ड करिकुलम, मानकीकृत पाठ्यचर्या, रूढ़िवादिताओं का बढ़ावा। तो देखिए रूढ़िवादिताओं का बढ़ावा आपका नहीं होता। अगम्य इमारती ढांचा आपका ये भी आपका नहीं है ऑप्शन। ठीक है, मानकीकृत पाठ्यचर्या ये भी नहीं है। विविधताओं को स्वीकृति देना, देखिए कंसीडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए सुविधावंचित समूह में आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जानना चाहिए। ठीक है, सुविधा वंचित समूह में। ठीक है,
आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। दूसरा, पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट अभिकथन आपका क्या बोला गया है, अभिकथन में आपका बोला गया है कि सुविधा वंचित समूह में, तो ये तो आपका देखिए सही है कि उनके संदर्भों को जाना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका सही है। अब देखिए पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर, तो देखिए औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर आप केवल कुछ ही विद्यार्थियों को देखकर आप ध्यान में रखकर कोई चीज़ करो तो वो चीज़ आपकी नहीं होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो का वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही सही है, केवल ए सही है, लेकिन आर क्या है आपका गलत है, ठीक है, आर क्या है आपका गलत है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया आपका किस तरीके की डिसेबिलिटी आपकी होती है, तो जो डिसलेक्सिया है वो आपकी क्या होती है, स्पेसिफिक लर्निंग, अधिगम विशिष्ट जो होती है आपकी, ठीक है, पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है, तो अधिगम विशिष्ट की लर्निंग की, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है। तो देखिए स्वलीनता मतलब क्या होता है, ऑटिज्म जो आपका होता है, तो दिनचर्या में बाधित संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, उच्च स्तरीय शब्द भंडार या फिर परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। तो देखिए जो आपकी स्वलीनता होती है वो आपका क्या होती है, बाधित संप्रेषण, बच्चा क्या करता है उसमें किसी और से कोई भी बातचीत करते हुए क्या करता है, डरता है, ठीक है, नहीं कर पाता वो, तो वो होता है आपका बाधित संप्रेषण, स्वलीनता, ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाता है, बाधित संप्रेषण, ठीक है। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो देखिए कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले तो कैसे कर सकते हैं, श्रेणीबद्ध करके, देखिए श्रेणीबद्ध बच्चों को नहीं करना, ग्रेड नहीं देनी है, ठीक है, मानकीकृत निर्देश देकर या फिर केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके केवल, तो देखिए यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके, देखिए इग्नोर नहीं करना हमें, ठीक है, इग्नोर भी नहीं करना है हमें, ओनली कॉमन लर्नर्स को देखकर नहीं, गिवन स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन भी हम बच्चों को नहीं दे सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर आपका फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है, श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर, अच्छा सॉरी ये कार्य की बात कर रहे थे यहाँ पे, हाँ, तो श्रेणीबद्ध कठिनाइयाँ के कार्य देकर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट है आपका अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए लर्निंग हमारी कब अर्थपूर्ण होती है, जब संदर्भ से हटकर अप्रासंगिक, बहुत ही अमूर्त या फिर संयोजित। तो देखिए किस प्रकार की आपकी की जाती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैसी होनी चाहिए, आपकी संयोजित होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, आपकी संयोजित होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं, अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो देखिए इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया आपकी होनी चाहिए, तो देखिए क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए आपकी, सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए। तो ये देखिए सीधे सीधे हम किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों को तर्क जानने चाहिए, विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ, देखिए कंठस्थ हमें नहीं कराना है, ठीक है, तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया। नकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग करते हुए, देखिए नकारात्मक पुनर्वलन हमें नहीं देना भ्रांतियों को मिटाने के लिए, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इन भ्रांतियों के प्रति अध्यापिका को जानना चाहिए, ठीक है, तर्क जानने चाहिए उनके पीछे के। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट है विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए किस चीज़ का ध्यान हमें रखना है। तो देखिए विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता का ध्यान रखना है, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में ध्यान रखना है, या फिर विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ। तो देखिए ये तीनों के तीनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, तीनों के तीनों आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 तो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
नेक्स्ट है, रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बताने के अवसर प्रदान करता है। तो वह किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहता है? किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहता है? वैज्ञानिक तर्क को, तार्किक चिंतन को, कंठस्थीकरण को, या फिर अनुकरण को। देखिए कंठस्थीकरण यहाँ पर नहीं करना है आपको, ठीक है, कंठस्थीकरण आपको नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए फर्स्ट वैज्ञानिक तर्क यहाँ हो सकता है बच्चे का, तार्किक चिंतन यहाँ पर हो सकता है, देखिए अनुकरण यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, तो सिर्फ 1 और 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? तो देखिए कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? तो वो कौन सी होगी आपकी? व्याख्यान, लेक्चर, पूछताछ, इंक्वायरी, डिस्कशन, खोज। तो देखिए ये तो आपके देते हैं तीनों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर? व्याख्यान, ठीक है। व्याख्यान क्या करता है? कम महत्व देता है, ठीक है। लेक्चर, थ्योरी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है, ठीक है। शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए, बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो देखिए ये तो आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आंतरिक खुशी के लिए काम करना चाहिए बच्चे को। अब क्या है? शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर, मतलब ये बोल रहे हैं कि आंतरिक रूप से करने के स्थान पर उनको बाह्य। तो देखिए बाह्य तो आपका गलत होता है ना, बच्चा कब पढ़ता है? जब उसको अंदर से आंतरिक खुशी होती है तभी तो बच्चे से पढ़ सकता है। बाह्य में क्या हो जाएगा आपका? वही पनिशमेंट दे के आप करा सकते हो, गिफ्ट दे के करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बजाय ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ए सही है और आपका क्या है? गलत है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? देखिए प्रभावशाली समस्या समाधान में किस प्रकार के बहिष्करण की आवश्यकता है? तो देखिए कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फोकस्ड अटेंशन, या फिर एनालॉजिकल थिंकिंग। तो देखिए किस चीज़ को आपको एलिमिनेट करना है? फिक्सनेस को, कार्यात्मक स्थिरता को। किस चीज़ को? कार्यात्मक स्थिरता को आपको क्या करना है? रिमूव करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दिशा किस स्थिति को जन्म दे रही है? तो देखिए किस स्थिति को जन्म दे रही है आपकी? अधिगम असहायता, मस्तिष्क सुघट्यता, उच्च स्तरीय स्व अस्मिता, या फिर संबद्धता का भाव। देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। देखिए लर्निंग हेल्पलेसनेस, या फिर ब्रेन प्लास्टिसिटी, हाई सेल्फ स्टीम, या फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो देखिए इसमें से आपकी क्या हो जाएगा राइट आंसर? किस चीज़ को वो ज़्यादा वो दे रही है? तो वो है आपकी लर्निंग हेल्पलेसनेस। क्या है आपकी? लर्निंग हेल्पलेसनेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका? अधिगम असहायता, ठीक है, अधिगम असहायता। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो, तो देखिए अवधारणाओं को किस तरीके से प्रस्तुत आपका करना चाहिए? अवधारणाओं को प्रस्तुत करना चाहिए विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करें, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें, या फिर उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करें। देखिए डिस्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते, गलत हो जाता है। हेल्प ओनली स्टूडेंट्स विद हायर लर्निंग एबिलिटीज़, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें, ठीक है। पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए डिक्लेरेटिव नॉलेज आपकी क्या होती है? तो देखिए डिक्लेरेटिव नॉलेज आपकी क्या होती है? घोषणात्मक ज्ञान किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है,
मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानता है। देखिए घोषणात्मक की बात ये कर रहा है, या फिर कि समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मुख्य ज्ञान में क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारे प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन से। तो देखिए जो सीरीज़ है आपकी वो है आपकी ऑनलाइन एग्जाम जो आपके सीटेट के हुए थे 22 और 23 में, ठीक है। तो ये उनकी ही आपकी क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है। लास्ट 4 to 5 क्लास में आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है। तो देखिए बाल विकास का कौन सा क्षेत्र आपका है। देखिए जो बाल विकास का क्षेत्र होता है वो क्या आपका ऐकिक या फिर अवैज्ञानिक होता है। देखिए जो बाल विकास होता है उसका जो क्षेत्र होता है वो अवैज्ञानिक नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। क्या फिक्स होता है, निर्धारित होता है, तो निर्धारित भी आपका नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अंतर विषयात्मक या गतिशील। देखिए इनडिसिप्लिनरी या फिर डायनेमिक होता है। तो देखिए गतिशील होता है। जो बाल विकास का जो क्षेत्र है वो आपका क्या होता है, डायनेमिक होता है। क्या अस्पष्ट होता है, तो देखिए अस्पष्ट भी नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपके गलत हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सीक्वेंस। देखिए द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीरियड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए जो बाल विकास का जो सही क्रम है वो आपसे पूछ रहे हैं कि बाल विकास का जो सही क्रम है वो आपका क्या होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट स्टेज पर आपकी क्या आती है, फर्स्ट आता है आपका इन्फेंसी। क्या आपका फर्स्ट इन्फेंसी आता है, उसके बाद क्या आपका प्रीनेटल आता है, ईयरली चाइल्डहुड आता है, अडोलसेंस आता है या फिर मिडिल चाइल्डहुड आता है। तो देखिए आपकी क्या स्टेज होती है, सबसे पहले आपका क्या आता है, प्रीनेटल आता है। सबसे पहले क्या आता है आपका प्रीनेटल आता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, फिर आता है आपका इन्फेंसी पीरियड। क्या आता है आपका इन्फेंसी पीरियड, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका आता है चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्डहुड उसमें भी 2 टाइप के आपके चाइल्डहुड हो जाते हैं, ईयरली और लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है एडोलसेंस। तो देखिए ये क्रम आपका किस में मिल रहा है, तो देखिए यहाँ आपका क्रम किस में मिल रहा है, यहाँ आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए सबसे पहले आपका क्या आता है, प्रीनेटल स्टेज आता है, उसके बाद आपका इन्फेंसी आता है, फिर ईयरली चाइल्डहुड आपका आता है, फिर मिडिल चाइल्डहुड आपका आता है, उसके बाद आता है आपका अडोलसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास। देखिए विकास की जो प्रकृति होती है एवं पालन पोषण के डैश का परिणाम है। देखिए डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डैश ऑफ नेचर एंड नर्चर। देखिए जो नेचर और नर्चर आपके होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो आपका होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो आपका होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट जो आपका होता है वो आपके क्या होते हैं, देखिए वो आपके क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होता है। क्या होता है आपका इंटरेक्शन, अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। अंतःक्रिया का रिजल्ट होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका इंटरेक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटर रिलेटेड होता है नेचर और नर्चर आपके आपस में, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी of cognitive development at which stage do most children understand conservation, seriation and categorization। देखिए CCS जो है वो बच्चे को किस स्टेज में आती है, CCS आपके कौन से स्टेज में आती है, तो वो आती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में। जो आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें जो है बच्चा क्या करता है, आपका बच्चे के अंदर कंजर्वेशन, सीरिएशन और कैटेगराइजेशन जो आपका वर्गीकरण है वो समझने की क्षमता बच्चे के अंदर आ जाती है, ठीक है। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या करता है, सिर्फ बच्चे के अंदर जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस आपकी आ जाती है, वस्तु स्थायित्व का गुण आपका आ जाता है, ठीक है। वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें क्या होता है, एनिमिज्म का आपके अंदर बच्चे के अंदर आता है। एनिमिज्म बच्चा क्या करता है, सजीव वस्तु निर्जीव वस्तुओं को भी क्या सोचता है कि ये सजीव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है
देखिए, रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया? देखिए, वो क्या कर रही है वो कि तार्किक रूप से, किस चीज़ से? लॉजिकल मैनर से। ठीक है, लॉजिकल मैनर से क्या कर रही हैं वो? रेस्पॉन्स कर रही हैं, प्रतिक्रिया कर रही हैं, उत्तर देने आरंभ कर रही हैं। ठीक है, तो तार्किक रूप, लॉजिकल रीजनिंग बच्चे के अंदर कब आती है? लॉजिकल रीजनिंग जो आती है बच्चे के अंदर वो आती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। किस में आती है? आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में लॉजिकल रीजनिंग बच्चे के अंदर आ जाती है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए, बच्चे अपनी समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत किसने दिया और सिद्धांत का नाम क्या है? ठीक है, दृष्टिकोण से सही है। तो देखिए, बच्चे क्या करते हैं? अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके। देखिए, अंतःक्रिया का यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो अंतःक्रिया का जो वर्ड है आपका वो किसने यूज़ किया? वो आपका किया था किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। किन्होंने किया था? आपका लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो है वो क्या करके सीखता है? अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, तो इनका जो है सोशियो कल्चर थ्योरी जो इनकी थी, सोशियो कल्चर और लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लेव वाइगोत्स्की है वो किन किन चीज़ों पर आपके फोकस करते हैं? तो एक तो आपके किस पे? लैंग्वेज पे। किस पे करते हैं? आपकी लैंग्वेज पे। ठीक है, और सेकंड आपका किस पर करते हैं? आपका कल्चर पे। ठीक है, किस पे करते हैं? आपका कल्चर पे। ठीक है, कल्चर पे। और जो थर्ड है वो आपका क्या है? आपका सोशल इंटरेक्शन, अंतःक्रिया द्वारा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार जो अध्यापक है उसको क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के कम से कम अवसर देने चाहिए। देखिए, अंतःक्रिया करके ही तो बच्चा सीखता है लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या हम उनको कम अवसर देंगे? तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक दृष्टांतों के उपयोग को बाधित करना चाहिए। क्या उपयोग को हम बाधित करेंगे? हमें कोई भी चीज़ क्या करनी है? कल्चरल टूल्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अभी देखिए, अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। देखिए, पुरस्कार और दंड, जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है वो बच्चे को नहीं देने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं देने हैं। ठीक है, उनको इनहेंस नहीं करना है लर्निंग में। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा कि स्कैफ होल्ड देंगे बच्चों को, जिससे बच्चे क्या करें? अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकें। ठीक है, विद्यार्थियों को उनके अभिष्टम गुणों को प्राप्त करने के लिए सहयोग देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, जीन पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जीन पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा कौन सा सही है आपका? दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। देखिए, दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, तो ये आपका क्या है? गलत है। देखिए, जो इन्होंने अपनी स्टेजेस ली हैं वो आपके एडोलसेंस तक, वयस्कों तक उन्होंने क्या करा है? बच्चों को समझाया है। ठीक है, दोनों ने ही वयस्कों में, सिर्फ केवल वयस्कों में ही उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप हैं। देखिए, 8 प्रतिरूप आपके नहीं हैं। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने आपके क्या दिए हैं? 4 स्टेजेस दी हैं, जबकि जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं उन्होंने क्या दिए हैं? लेबल 3 तो लेबल उन्होंने दिए हैं, जिनमें आपके क्या है? 6 स्टेज आपकी हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक ही सीमित है। देखिए, मध्य बाल्यावस्था तक ही सीमित है, ये भी आपका क्या है? गलत है। ठीक है, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? बोथ थ्योरीज आर स्टेजेस थ्योरी। देखिए, दोनों ने ही क्या करा है? अपनी थ्योरी में क्या किया है? स्टेजेस थ्योरी दी है। ठीक है, इस थ्योरीज को क्या किया है? स्टेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, एक ऐसी कक्षा जहाँ विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है
उन कक्षाओं की क्या विशेषता है। तो देखिए वो कक्षाएं आपकी कैसी होती हैं, जहाँ पर जोड़ीदार बनाकर, तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग, वहाँ पर हम क्या प्रोसीड कर रहे हैं आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग। देखिए जहाँ पर निष्क्रिय वर्ड आपका आ जाता है वो आपका पॉइंट क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, रॉट मेमोराइजेशन को हमें क्या करना है, रॉट मेमोराइजेशन को हमें बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल बेस्ड लर्निंग हमें यहाँ पर नहीं देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सहयोगात्मक अधिगम। क्या हो जाएगा आपका सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। तो देखिए नेक्स्ट है आपका दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है। तो देखिए जो आपकी काइनेस्थिक गतिशीलात्मक होती है वो आपकी क्या होती है, बॉडीली काइनेस्थिक जो आपकी होती है। ठीक है, जो आपके बॉडी पर आपकी पहचान करती है। ठीक है, तो वो आपकी गतिशीलात्मक होती है, तो यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, नेचुरलिस्टिक प्रकृतिवादी, देखिए प्रकृतिवादी की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृतिवादी भी नहीं होगा। अब देखिए हमें इनमें से देखना है, एक या तो इंट्रापर्सनल या फिर आपका इंटरपर्सनल। देखिए इंटरपर्सनल क्या होता है आपका, कि जो आपकी अंदर की, जो आपकी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, जो आपकी इंटरनल थिंग्स आपकी होती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इंटरपर्सनल यहाँ जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान जो करता है, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इंटरपर्सनल। क्या हो जाएगी आपकी इंटरपर्सनल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका देखिए लैंग्वेज एंड थॉट्स, जो आपके भाषा और विचार होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शंस क्या हैं, डेवलप इंडिपेंडेंट, देखिए स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं, ये आपका क्या है, गलत है। एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते, देखिए सामाजिक सोशल कंटेक्स्ट द्वारा प्रभावित नहीं होती, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशीय कारकों से प्रभावित होते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों ही हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से ही आपके प्रभावित होते हैं, लैंग्वेज और आपके थॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रातिनिधिक रूपों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती हैं। इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी। तो देखिए इस प्रकार के परिवेश में जो आपका प्रवीण है उसकी क्या प्रकृति होगी। तो देखिए इंडोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप सेग्रेशन, देखिए जेंडर रूढ़िवादिता विभेदीकरण का समर्थन करेगा, तो वो विभेदीकरण का समर्थन यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, देखिए सपोर्ट करेगा जेंडर स्कीमा को सपोर्ट नहीं करेगा। एम्प्लॉय करेगा जेंडर लेबलिंग को भी एम्प्लॉय नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि जब उसके घर में वो चीज़ें हो रही हैं कि उसके पेरेंट्स, उसके पापा क्या कर रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी मदर क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को आपकी रिपेयर कर रही हैं, ठीक है, तो वो क्या देखेगा कि जरूरी नहीं है किचन का काम मदर ही करें, फादर भी कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप पे, क्या करेंगे आपके क्वेश्चन करेंगे, जो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उन पर क्या करेगा, वो प्रश्न करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए। जो बच्चों की डाइवर्सिटी होती है उसको किस रूप में, देखिए बैरियर के रूप में लेना चाहिए, तो बैरियर यहाँ पर आपका क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया, तो यहाँ आपका कट जाएगा। अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा नहीं कर सकते, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, सभी के लिए समता सृजित करने हेतु इसे सीमित रखना चाहिए। देखिए सीमित नहीं रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, मिनिमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये भी नहीं करना है। देखिए अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। ठीक है, कंसीडर्ड एज अ एसेट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 असेसमेंट एट द एलिमेंट्री लेवल शुड बी। देखिए जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर आपका क्या स्वरूप आपका होना चाहिए, फॉर्मेटिव होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, फोकस ऑन मेयर रिटेंशन, सिर्फ कुछ ही चीज़ों पर फोकस करे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंडक्टिव ऑफ ऑप्टिमाइजिंग टीचिंग लर्निंग
देखिए कंडक्टिव टू ऑप्टिमाइजिंग टीचिंग लर्निंग, मतलब हम कुछ टीचिंग लर्निंग मेथड जो है वो क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन को छोड़कर तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो यहाँ पर ए, बी और डी आपका तीनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट टीचर पोजेस वेरी इजी क्वेश्चन टू स्टूडेंट। क्या बहुत इजी क्वेश्चन स्टूडेंट को देने चाहिए? तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसके क्रिटिकल थिंकिंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, टीचर फॉलो अ रिजिड टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस। देखिए, सिलेबस को सिर्फ कंप्लीट करना ही यहाँ पर टीचर का मेन उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्टूडेंट गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर नॉलेज। देखिए, जो बच्चे को पर्याप्त क्या देने चाहिए, अवसर मिलने चाहिए जिससे वो अपनी नॉलेज को क्या कर सके, डिस्कवर कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है टू प्रमोट इंक्लूजन अ टीचर शुड। देखिए, जो समावेशी शिक्षा है उसको आप समावेशन जो है उसको समुन्नत करने के लिए, क्या उसको प्रमोट करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, कंपटीशन बच्चों के अंदर एनकरेज नहीं करना, कंपटीशन लेवल। ठीक है, इम्प्लीमेंट टीचर सेंटर पेडागोजी। टीचर सेंटर पेडागोजी बच्चों के अंदर। देखिए, अध्यापन केंद्रित शिक्षण शास्त्र विधियों को क्रियान्वयन करना चाहिए। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है वो आपके क्या होते हैं, एक प्रकार के एसेट यहाँ पर माने जाते हैं। ठीक है, एक प्रकार के एसेट यहाँ पर हम मानेंगे उनको। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसको अनदेखा नहीं करना है बल्कि इसका क्या करना है, प्रोत्साहन करना है। ठीक है, प्रमोट करना है। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए। प्रैक्टिसाइज यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए अभिकथन है आपका। देखिए, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। देखिए, वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। क्या करता है, ये अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो देखिए, यहाँ पर आपके दोनों के दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और आर जो है वो आपका एक ही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फ़ॉन्ट का आकार बड़ा, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। देखिए, फ़ॉन्ट का बड़ा होना, जब हम फ़ॉन्ट के बड़े होने की, शब्दों का बड़ा आकार हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, दृष्टि से रिलेटेड आपकी क्या हो रही है, बात हो रही है। ठीक है, दृष्टि से रिलेटेड आपकी बात हो रही है। तो देखिए, श्रवण और संवेदी बाधित, ये तो आपके दोनों के दोनों कट जाएंगे। अभी देखिए, दृष्टि की आंशिक क्षति या फिर दृष्टि की समग्र क्षति। तो देखिए, दृष्टि की आंशिक क्षति यहाँ पर आपकी होगी, क्योंकि समग्र क्षति, कुल क्षति हो जाना, उसमें आप फ़ॉन्ट साइज को बड़ा करो या छोटा करो वो तो बच्चे को दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दृष्टि की क्या होती है आपकी आंशिक क्षति। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है स्वलीनता। देखिए, स्वलीनता विकार से जूझ रहे विद्यार्थियों की प्राय कौन सी दृढ़ सामर्थ्य है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो इनमें से क्या है, जो आपके ऑटिज्म स्वलीनता जिन बच्चों के अंदर होती है। तो देखिए, जिनके बच्चों के अंदर स्वलीनता आपका विकार होता है वो क्या करते हैं, वो दूसरों से बात करने में भी उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो आपकी क्या होती है, लो होती हैं। बात करने पर भी क्या होते हैं, घबराते हैं। ठीक है, दूसरों से बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो आपका देखिए एडवांस कम्युनिकेशन स्किल होगा ये तो आपका कट जाएगा। ठीक है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, देखिए अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, जो अपने इमोशंस हैं वो आपके क्या एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना, एक टास्क से दूसरे टास्क पर वो इजीली नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पेइंग अटेंशन टू डिटेल, देखिए विवरणों के प्रति सजगता, ध्यान देना जो है वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी स्वलीनता की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है
कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? तो देखिए, जब राखी से कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो क्या करती है, एक ही सवाल के लिए अनेक समाधानों प्रस्तुत कर रही है। तो वो क्या होगी, विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी। क्या होगी आपकी, विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका क्या है, अभिकथन है। देखिए, अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमीय कौशलों को समृद्ध करने का कार्य करती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तर्क है आपका, बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या की योग्यता होती है। देखिए, बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही सही है और आर जो है वो एक की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। वह इस बात में विश्वास करती है कि यह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रतिक्रिया को अनुसरण करती है। माया के अधिगम को संज्ञा दी जा सकती है। देखिए, किस चीज़ की संज्ञा दी जा सकती है, वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो यहाँ पर क्या कर रही है, आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्या कर रही है, आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्या अवलोकनात्मक या फिर जिसको हम बोलते हैं अनुकरण अधिगम। ठीक है, अवलोकनात्मक अधिगम यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, आपका कर रहा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर कक्षा कक्ष वातावरण भयमुक्त हो, अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा करें। देखिए, अनदेखा हमें नहीं करना, ये तो आपका कट जाएगा। ठीक है, जो विषय वस्तु है बहुत जटिल और अमूर्त हो, ये भी आपका गलत है। ठीक है, विद्यार्थियों के मतों को संप्रत्यय की व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए। देखिए, ना अपना जाए, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जो कक्षा कक्ष का वातावरण है वो क्या होना चाहिए, आपका भयमुक्त होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में सम्मानित करना चाहिए? तो देखिए, निम्न में से किसे विद्यार्थियों में सम्मानित करना चाहिए, रोट मेमोराइजेशन को, क्रिटिकल थिंकिंग को, फंक्शनल फिक्सनेस को या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग को। देखिए, रोट मेमोराइजेशन को हमें प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, फंक्शनल फिक्सनेस को हमें प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग को भी हमें यहाँ पर प्रमोट नहीं करना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? देखिए, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर इन विच अ प्रेस्क्राइब्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड शुड बी फॉलोड इज एन। देखिए, वो क्या होती हैं आपकी, तो वो होती हैं आपकी एल्गोरिथम। क्या होती हैं आपकी, एल्गोरिथम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, एल्गोरिथम। तो यहाँ पर 4th नंबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के आकलन के लिए के संबंध से सही हैं? तो देखिए, भय पैदा करने के लिए कॉपी में सभी त्रुटियों पर लाल स्याही से घेरा बना देना चाहिए। देखिए, बच्चों में भय पैदा नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा सकता है। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट को छोड़कर आपके सारे ही ठीक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका विकथन है। ए, विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है, ये भी बिल्कुल आपका ठीक है। जो भावनाएं हैं वो संज्ञान से क्या होती हैं, आपकी परस्पर जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके दोनों के दोनों ही कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या है आपका ठीक हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, देखिए
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड्स टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न। देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर आपकी पूछी गई आंतरिक अभिप्रेरणा। तो देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो किससे आती है, आपकी रुचि से, इंटरेस्ट से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं और व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो देखिए कौन सा आपका व्यक्तिगत कारक नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा आपका व्यक्तिगत कारक नहीं है, तो देखिए समझ का स्तर आपका व्यक्तिगत कारक है, भावनात्मक लब्धि आपका व्यक्तिगत कारक है, सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा आपका व्यक्तिगत परिवेशीय कारक है। लेकिन कौन सा आपका व्यक्तिगत कारक नहीं है ये पूछा है, तो शिक्षण अधिगम सामग्री आपका व्यक्तिगत कारक नहीं है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट लास्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बिकम अ बैरियर फॉर लर्निंग। निम्न में से कौन सा जो आपका है बैरियर है अधिगम में। ठीक है, तो कौन सा आपका बैरियर है, लचीली पाठ्यचर्या अधिगम के लिए, बहुसंवेदी उपागम, विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण। देखिए सेम एबिलिटी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, बैरियर होगा लर्निंग में। सेम एबिलिटी ग्रुप्स आपको नहीं बनानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर मेरा क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। देखिए जो सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे आपके, ठीक है, उनमें से ये मैंने 7 फरवरी का आपका क्वेश्चन पेपर लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइमरी ईयर्स इज़ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, ग्लोबल टू लोकल होता है, फिर स्पेसिफिक टू जनरल होता है। देखिए बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का जो क्रम होता है वो कैसा होता है, तो वो आपका होता है सरल से जटिल की तरफ। कहाँ से होता है आपका, सरल से जटिल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। देखिए भाषा के विकास के लिए जो आपका संवेदनशील काल है वो आपका कौन सा है, तो वो है आपका ईयरली चाइल्डहुड, आरंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, आरंभिक बाल्यावस्था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर भी आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाती है। तो वो स्टेज आपकी क्या कहलाती है, वो आपका कहलाता है समाजीकरण। क्या कहलाता है आपका, सोशलाइजेशन, समाजीकरण। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और उनके वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। तो देखिए जो बच्चे हैं वस्तु स्थायित्व, जो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है और जो आपका इमिटेशन होता है वो आपका कौन सी उसमें सीख जाते हैं, तो वो आपके सीखते हैं संवेदी चालक में। जो आपकी सेंसरी होती है, जो आपकी बिल्कुल फर्स्ट वाली स्टेज होती है, उसमें वो आपका क्या करते हैं, सीख जाते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपका प्री ऑपरेशनल, जो आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो क्या करता है, ईगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, बच्चा क्या होता है, इसमें ईगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। उसके अलावा क्या होता है, एनिमिज्म, जीववाद। देखिए जो एनिमिज्म होता है, एनिमिज्म, जीववाद, एनिमिज्म, निर्जीव चीज़ों को भी क्या सोचते हैं वो, कि उनमें भी जान होती है। ठीक है, एनिमिज्म की जो भावना होती है वो बच्चे के अंदर किस में होती है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, जो आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, जो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, उसमें बच्चा क्या सीखता है, उसमें बच्चा लॉजिक करना सीख जाता है। ठीक है, आपका रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, एक आपका होता है CCS, जिसमें क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन बच्चे के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जीन पियाजे's theory, a child who perceives the sun as being alive because it gives out light is demonstrating। देखिए जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है, तो वो अपनी सोच में क्या दर्शाती है, तो वो अपनी सोच में दर्शा रही है यहाँ पर जीववादी चिंतन। क्या दर्शा रही है, जीववादी चिंतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज़ नॉट प्रपोज बाय लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा इनमें से कौन सा प्रपोज नहीं किया गया है? तो देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये आपका लेव वाइगोत्स्की ने दिया। स्कैप फोल्डिंग आपकी लेव वाइगोत्स्की ने दिया। सोशल इंटरेक्शन, ये भी आपका सामाजिक जनता क्रिया है, वो भी आपका लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है, लेकिन जो स्कीमा है, ठीक है, स्कीमा जो इनकी भी बात कौन करते हैं? जीन पियाजे करते हैं। ठीक है, स्कीमा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षणिक प्रणाली के लिए सही है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, उपयुक्त इशारे पर संकेत प्रदान कर विद्यार्थी को पाण और आलम्बन देना। देखिए जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो आपके ZPD देते हैं। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग देते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए? हिंट देना चाहिए। अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसको संकेत दो, उसको इशारे दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने पूछा है, ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उपयुक्त इशारे संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को स्कैप फोल्डिंग देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? तो देखिए प्रथम अवस्था की जो विशेषता होती है वो आपकी क्या होती है कि उसमें बच्चा क्या करता है? उसमें आपके क्या होते हैं? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखता है, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, कानून और नियमों को बनाए रखना, या फिर अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? देखिए जब बच्चा गुड बॉय गुड वर्ल्ड ओरिएंटेशन होता है वो आपका सेकंड स्टेज में आता है। ठीक है, लेकिन ये आपका प्रथम अवस्था में पूछा है तो उसमें क्या होता है कि वो रूल्स को क्या करता है? फिक्स कर देता है। ठीक है, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखता है, सिर्फ सजा से बचने के लिए। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्रगतिशील कक्ष में क्या होता है? बच्चे को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य, देखिए बाध्य नहीं किया जाता बच्चे को। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। बच्चे की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण और पृथक्करण किया जाता है, लेकिन नामीकरण और पृथक्करण नहीं करना बच्चे का। ठीक है, बच्चे इनाम को पाने के लिए सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं, ये भी आपका क्या है? गलत है। ठीक है, बच्चों को क्या करेंगे? गतिविधियाँ देते हैं, बच्चों को एक्टिविटी दें जिससे बच्चे क्या करें? अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हॉवर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? तो देखिए किस प्रकार की बुद्धि का उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने 8 टाइप्स की बुद्धि आपकी दी है हॉवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, टोटल 9 टाइप्स हैं आपके। तो इसमें जो आपकी है देखिए जनरल सामान्य बुद्धि आपकी नहीं होती है। ठीक है, फिजिकल बुद्धि आपकी नहीं है और स्पेसिफिक बुद्धि आपकी नहीं है। यहाँ पर जो है वो आपकी क्या है? लिंग्विस्टिक, जो आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो क्या किया इन्होंने? दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत वाक, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, नकारना चाहिए। देखिए तो आपके नेगेटिव वर्ड्स हो गए। इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर देखिए आप इजीली पहचान सकते हो कि आपका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो आपका क्या है? प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसीलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? तो देखिए ये क्या दर्शाता है आपका? जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी या फिर जेंडर इक्वालिटी। देखिए जेंडर इक्वालिटी तो यहाँ पर है नहीं, जेंडर मोबिलिटी या फिर जेंडर टाइपिंग। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका क्या है? जेंडर प्रारूप, जो जेंडर टाइपिंग है आपकी वो यहाँ पर आपके दर्शाई जा रही है। ठीक है, तो जेंडर टाइपिंग, जेंडर प्रारूप आपका जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं के विद्यार्थियों को, तो वहाँ पे क्या होती है, विभेदित निर्देश, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? तो देखिए मूल्यांकन का जो तरीका होता है वो आपका क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रत्यावन आधारित परीक्षाएं, मतलब रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइपिंग टेस्ट, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, या फिर नॉर्म रेफरेंट टेस्ट। तो देखिए जो सामाजिक रचनावादी आपकी जो होती है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो उसमें क्या होता है आपका कोलैबोरेशन, एक साथ करके सहयोग से। ठीक है, तो यहाँ पर सहयोगात्मक परियोजना जो आपका होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखिए शिक्षार्थियों के आकलन का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो आपका क्या होता है, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना, शिक्षक को सौंपे गए कार्यों में एक कार्य को पूरा करना, ये आपका गलत है। रिकॉर्ड रजिस्टर को पूरा करना, ये भी आपका गलत है। कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाना, देखिए समूह भी हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों और परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? तो देखिए किस सिद्धांत का आपका पालन करता है, वो आपका करता है किसका, समावेशन का। ठीक है, किसका करता है आपका, समावेशन का। ठीक है, समावेशन का आपका क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? देखिए नहीं देता आपसे पूछा गया है। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, केवल प्रभावशाली संस्कृति के त्यौहार मनाना, हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकार करना। तो देखिए ये आपके पॉजिटिव है, ये भी आपका सही है। विद्यार्थियों को उनके संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, ये भी आपका सही है। विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों को आयोजित करना, ये भी आपका सही है। ठीक है, लेकिन इसमें ये आपसे पूछा कि कौन बढ़ावा नहीं देता, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे होते हैं। तो देखिए रीडिंग टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन लॉन्ग पैसेज को जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, डिसलेक्सिया, जिसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, पठन वैकल्पिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 डिसलेक्सिया आपका जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following learning material is not suitable for children with learning hearing impairment? देखिए hearing impairment के लिए कौन सा आपका suitable नहीं है? तो देखिए ऑडियो बुक्स, प्रिंटेड बुक्स, वीडियो एंड सबटाइटल्स, या फिर 3 डायमेंशनल चार्ट और मैप्स। देखिए हियरिंग है मतलब सुनने में प्रॉब्लम है उनको। ठीक है, तो प्रिंटेड बुक्स आपकी ठीक है, वीडियो विद सबटाइटल्स ठीक है, 3 डायमेंशनल चार्ट और मैप ठीक है, लेकिन ऑडियो बुक्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि उनको क्या प्रॉब्लम है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछने चाहिए सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए। ठीक है, तो सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए कौन से मुक्तोत्तर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, कौन से वाले पूछे जाते हैं आपके, ओपन एंडेड। देखिए क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए पूछा जा रहा है आपसे, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, मुक्त खुले जवाब वाले प्रश्न बच्चे से पूछने चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, ये आपका गलत है। उसे नकारा जाना चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव है। उसे आगे बढ़ाया जाए या फिर उसकी
उनकी अपेक्षा की जाए। तो देखिए डिसरिगार्ड भी हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव वर्ड कौन सा हो जाएगा, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में बहुत नंबर ऑफ टाइम पूछे जाते हैं कि जिनके आंसर्स आप क्या करते हो कि उनको नेगेटिव वर्ड्स को ही निकाल के उसका आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ डू चिल्ड्रन लर्न, तो देखिए बच्चे कैसे सीखते हैं, मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स, रीडिंग एंड राइटिंग, ये भी आपका सही है। मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स, रीडिंग एंड राइटिंग, ये भी ठीक है। टॉकिंग एंड लिसनिंग, ये भी ठीक है। थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास आर स्टूडेंट लाइकली टू लर्न वेल, किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे। देखिए किस कक्ष में सीखेंगे जिसमें ज्ञान के निष्क्रिय स्थान, देखिए निष्क्रिय आपका नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पर ये आपका कट जाएगा। ठीक है, शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि उपलब्धि वाले, देखिए केवल भी आपका क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आगे देखेंगे नहीं इसको। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, या फिर शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करता है। देखिए टीचर फॉलो स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल चिल्ड्रन, या फिर टीचर अलाउ चिल्ड्रन टू फॉलो देयर ओन पेस ऑफ लर्निंग। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। ठीक है, उनकी सीखने की गति के अनुसार अनुमति देता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों से किस भावना को प्रोत्साहित करता है। तो वो बच्चे से किस तरीके की भावना को प्रोत्साहित करता है, अपनेपन की। ठीक है, किसकी, बिलोंगिंग्स की, अपनेपन की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है। देखिए समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है आपकी वो किस चीज़ से आपकी बेहतर होती है, तो वो आपकी होती है प्रतिक्रिया शीट से। ठीक है, रेस्पॉन्स शीट से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों की भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक हैं, बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती हैं, या फिर बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं, या फिर वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती हैं। देखिए वयस्कों से उनकी हीनता को, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अविवेकी चिंतन को दर्शाती हैं, ये भी आपका गलत है। ठीक है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हानिकारक होती है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन के थॉट्स को, बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उनकी रुचि की नहीं है। ठीक है, तो क्या चीज़ है आपकी, देखिए कौन सा ऐसा साइन है जो क्या कर रहा है, लर्निंग एक्टिविटीज़ हैव बिकम मैकेनिकली रिपीटेड फॉर द चाइल्ड एंड आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो इंटरेस्ट कौन सा साइन है बच्चों के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जो आनंद तो होगा नहीं, यहाँ पर क्यूरियोसिटी आपकी नहीं होगी, एक्साइटमेंट आपकी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि रुचि नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बोर्डम। ठीक है, बोर्डम, उब। ठीक है, बच्चा जब उब जाता है तो वो क्या करता है, मतलब दिखाई देता है कि बच्चे के अंदर क्या है, बच्चा किसी चीज़ को दोहराता नहीं है। ठीक है, आंसर नहीं करते, तो ऐसा लगता है कि बच्चे के अंदर क्या हो गई है, किसी चीज़, वो काम करने की क्या है, रुचि नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बोर्डम जब बच्चा हो जाता है। ठीक है, तो वो इस बात का संकेत होता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, देखिए अभिकथन वाले क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। अभिकथन देखिए, ए यहाँ पर है, बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। दूसरा है आपका, इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। तो यहाँ पर क्या है आपका, कथन नंबर 1 भी आपका रॉन्ग है और कथन नंबर 2 भी आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, ए और आर दोनों ही आपके गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, देखिए कौन से फैक्टर यहाँ पे जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं।
तो देखिए हिंदी में देखते हैं, विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, या फिर सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। तो यहाँ पर क्या है, आपके सारे के सारे जो कारक हैं वो सीखने को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 तो जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाता है। तो देखिए व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये आपका गलत है। व्यवहार में सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका गलत है। वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक है, तो सही आपका कौन सा दर्शा रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 3 कारक व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ये जो आपका वो था प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये आज आपका कंप्लीट होता है CTP का पोर्शन। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।